हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे जो व्यवहारात्मक क्रांति है और जो गोल्ड ने जो व्यवहारवादी उपागम के चार जो प्रमुख मान्यताएं थीं उसके बारे में बताया था कि किस प्रकार से जो व्यवहारवादी उपागम है वो किस अध्ययन पर टिका है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार असर्शन रीजन के माध्यम से भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये थियोरेटिकल है। मैंने कुछ कोशिश की है मेन चीज़ निकालने की जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं व्यवहारात्मक क्रांति से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं व्यवहारात्मक क्रांति क्या होती है। व्यवहारात्मक क्रांति तो व्यवहारवादी भूगोल में जो मनुष्य होता है, मानव होता है, उसके आवेगों व उत्प्रेरक के जो प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाला माना जाता है। पूछा जाएगा व्यवहारात्मक क्रांति से क्या अभिप्राय है या क्या तात्पर्य है। तो व्यवहारवादी भूगोल में मनुष्य के आवेगों व उत्प्रेरकों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाला माना जाता है। यही होता है व्यवहारात्मक क्रांति। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा 1920 के दशक में, यानी कि 1920 के दशक में फिनलैंड के भूगोलवेत्ता जोनास ग्रोवियल ग्रेनो तथा उसके एस्टोनियन शिष्य होते हैं फ्रेंड्स, उसके जो अंडर आते हैं एजरकांट द्वारा व्यवहारवादी उपागम को अपनाने का प्रयास किया था। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है कि व्यवहारात्मक जो क्रांति है उसको विलियम किर्क, आपने सुना होगा, विलियम किर्क हैं, और डीफो तुआन ने भी काम किया था और मानववादी थे वो, उन्होंने भी इस पर काम किया था। और जॉनसन का नाम सुना होगा आपने, जूलन बोलपर्ट का नाम भी सुना होगा, जूलन बोलपर्ट। तो ये व्यवहारात्मक क्रांति से संबंधित थे सारे ज्योग्राफर्स जितने थे। लेकिन सबसे पहले 1920 के दशक में फिनलैंड के भूगोलवेत्ता जोनास ग्रोवियल ग्रेनो तथा उसके एस्टोनियन शिष्य एजरकांट द्वारा व्यवहारवादी उपागम को अपनाने का प्रयास किया गया। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा केट्स व्यवहारवादी उपागम का प्रमुख प्रतिपादक था। पूछा जाएगा जो प्रमुख प्रतिपादक था व्यवहारवादी उपागम का, तो फ्रेंड्स वो था केट्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने पॉइंट्स बनाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा व्यवहारवादी उपागम का प्रमुख प्रतिपादक कौन था। तो फ्रेंड्स केट्स है। जैसे आप पूछा गया था जो डार्विन की जो थ्योरी थी उसमें जो संशोधन करने का कार्य किया था या आलोचना जो की थी वो डी बैरिज ने की थी। कुछ आपने सुना होगा, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था डी बैरिज ने। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि व्यवहारवादी उपागम का प्रमुख प्रतिपादक कौन था। तो केट्स था, और इसको अपनाने का जो कार्य किया था सबसे पहले जोनास थे, ग्रेविल थे, ग्रेनो थे, जिनके एस्टोनियन शिष्य एजरकांट थे, जिन्होंने इसको अपनाने का प्रयास किया था। उसके बाद में व्यवहारात्मक क्रांति यानी 1960 के दशक में आपने देखा होगा, 1960 के दशक में विलियम किर्क है, जूलन बोलपर्ट हैं, जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया था इन पर। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे है ये सिद्धांत इस बात पर की समझ पर अधिक बयान देते हैं कि सुनिश्चित गतिविधियां क्यों संपन्न होती हैं। यानी ये जो व्यवहारात्मक क्रांति है या व्यवहारात्मक जो समझ है इस बात पर जोर देती है या इस बात को बयान करती है कि जो सुनिश्चित गतिविधियां हैं, एक जो निश्चित गतिविधियां हैं क्यों संपन्न हो रही हैं, यही बताने का प्रयास करता है व्यवहारात्मक क्रांति। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। गोल्ड का काफ़ी महत्वपूर्ण मॉडल थे फ्रेंड्स। इन्होंने 4 प्रमुख मान्यताएं दी थी। पूछा जाएगा व्यवहारवादी उपागम की 4 प्रमुख मान्यताएं पर टिका है, यह किसने कहा था। तो आपने गोल्ड का नाम सुना होगा, पीटर गोल्ड का नाम सुना होगा, पी गोल्ड, जिनको पी गोल्ड बोलते हैं शॉर्ट में। तो पीटर गोल्ड ने 4 ऐसी मान्यताएं बताई थी प्रमुख। इनमें पूछा जा सकता है कोर्ट के माध्यम से पूछा जाएगा पर्यावरण जिसमें व्यक्ति क्रिया करते हैं वह है। पूछा जाएगा पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण वह है जिसमें व्यक्ति क्रिया करते हैं, एक्टिव यानी कि एक्शन करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, वह होता है पर्यावरण। ये बात की थी गोल्ड ने। और वह जिसकी लोगों को समझ होती है यथार्थ जगत की नहीं, यानी कि जो पर्यावरण में रहते हैं और क्रिया करते हैं
उसकी मानव को यानी लोगों को समझ होती है, लेकिन जो यथार्थ जगत है, जो वास्तविक जगत है, उसकी जगत की समझ उनको नहीं होती है। ये बताया था गोल्ड ने। और दूसरा बताया था व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तथा उन्हें पुनर्आकार देते हैं। कितनी अच्छी लाइन है फ्रेंड्स, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति यानी जो व्यक्ति यानी जो अपना पर्यावरण होता है उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तथा उसको पुनर्आकार एक दोबारा से रीशेप बना देते हैं, उसको आकार बना देते हैं। तो ये बात इन्होंने कही थी। और कहा था अध्ययन का केंद्र बिंदु वैयक्तिक होता है, सामूहिक नहीं। यानी कि जो अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है पर्सनल होता है, यानी कि वैयक्तिक होता है, एक ग्रुप में, यानी कि सामूहिक नहीं होता है। अगर हम कोई स्टडी करते हैं उसका जो केंद्र बिंदु होता है फ्रेंड्स वो एक व्यक्तिक होता है, यानी कि पर्सनल होता है, ये ग्रुप में नहीं होता है, यानी कि सामूहिक नहीं होता है। ये बात बताने की प्रयास किया था गोल्ड ने। और सबसे लास्ट में बताया था चौथा पॉइंट, व्यवहारात्मक भूगोल बहु अनुशासनात्मक होता है। यानी कि जो व्यवहारात्मक ज्योग्राफी है, बिहेवियरिकल ज्योग्राफी है, ये बहुत सारी मल्टी अनुशासनात्मक होती है, बहुत ज़्यादा अनुशासनात्मक होता है। तो ये बताने का प्रयास किया था। मैं एक बार और बता दूं, इसमें बताया था पर्यावरण जिसमें व्यक्ति क्रिया करते हैं जिसकी लोगों को समझ होती है, यथार्थ जगत की नहीं। व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तथा उसको पुनर्आकार दूसरा आकार देते हैं। अध्ययन का केंद्र बिंदु व्यक्तिक होता है, यानी कि पर्सनल होता है, ग्रुप में नहीं होता है। व्यवहारात्मक भूगोल बहु अनुशासनात्मक होता है। फ्रेंड्स यहाँ जो समझाने का प्रयास किया है पीटर गाल्ड ने, इन्होंने ये प्रयास किया है, अगर हम किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं या उसका जो केंद्र बिंदु होता है व्यक्तिक होता है, सामूहिक नहीं होता है। क्योंकि कोई भी स्टडी एक ग्रुप में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं सबका व्यवहार अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है, इसलिए ये पर्सनल होता है, यानी पर्सनलाइज्ड होता है, यानी कि व्यक्तिक होता है। तो ये पीटर गाल्ड ने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा इनका ये मॉडल रहा था पीटर गाल्ड का। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसमें कौन शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको देख लीजिएगा, पूछा जाएगा। अगर इसको थोड़ा ऐसे ही सोच के लगाएंगे तब भी आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। परिवर्तनवाद पूछा जाएगा, परिवर्तनवाद क्या है? तो परिवर्तनवाद के तो पूछा जाएगा परिवर्तनवाद के थे फ्रेंड्स पीट, आपने इनका नाम सुना होगा, रिचर्ड पीट। तो इसके परिवर्तनवाद के रिचर्ड पीट हैं। इसको पूछा जाएगा जो परिवर्तनवाद है कितने दशक पुराना है? तो फ्रेंड्स ये 3 दशक, मात्र 3 दशक। 3 दशक का मतलब 30 वर्ष, यानी कि 1990 से इसकी शुरुआत हुई, ये समझ सकते हैं। यानी कि भूगोल में परिवर्तनवाद ये असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है कि जो भूगोल में परिवर्तनवाद क्या मात्र 3 दशक पुराना है? बिल्कुल, ये 1990 से काफ़ी उभर कर आया सामने, यानी कि 30 वर्ष पुराना है। यह उपागम प्रत्यक्षवाद एवं परिमाणात्मकवाद भूगोल की प्रमुख आलोचनात्मक के रूप में उभरा। यानी कि जो दार्शनिक थे, कुछ दार्शनिक थे प्रत्यक्षवाद को मानते थे, कुछ परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव को मानते थे, कुछ प्रत्यक्षवाद को मानते थे। तो इनके बाद में ये जो है उभर के सामने आया परिवर्तनवाद कि इन प्रत्यक्षवाद और परिमाणात्मक बात से भी हटकर एक चीज़ होती है जिसको परिवर्तनवाद कहा गया। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा, काफ़ी मेहनत की मैंने इसको बनाने की इधर से। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, अच्छी लगे तब, ना लगे तो कोई बात नहीं है। और बाकी मैं कोशिश करूँगा कल और अच्छी से मानववादी भूगोल है तो इस तरह से कुछ क्रांति आई हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस असर्शन रीजन से पूछ लिए जाते हैं या कोड के माध्यम से भी पूछ लिए जाते हैं। ये जो है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप 2018-19 का पेपर सॉल्व करोगे PYQ, तो वहाँ इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।